हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। आज इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर बिहार बजट की चर्चा करेंगे और इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें हम लोग चार्ट एंड ग्राफ के माध्यम से उन डेटा को, उन तथ्यों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। मैंने एक वीडियो बिहार बजट 2022-23 पर बनाया है और मैं उसे अपलोड कर चुका हूं। आप उसको एक बार समझेंगे और उनमें जो महत्वपूर्ण डेटा जिस पर मैंने अंडरलाइन किया है उसको ध्यान से देखेंगे। उन्हीं चीजों को इस वीडियो में हम लोग हाईलाइट करेंगे ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आइए देखते हैं क्या है स्थिति बिहार बजट की। जैसा मैंने बताया था, जो डिप्टी सीएम हैं और साथ साथ वित्त मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया और उसमें जो आर्थिक रूपरेखा है वो इस प्रकार है। आप देखिए, सबसे पहले बिहार का आर्थिक परिदृश्य क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर 2.5, जो मैंने जिसकी चर्चा की थी इकोनॉमिक सर्वे में भी। 2021-22 में यह जो आर्थिक वृद्धि दर है वह अनुमानित कितना 9.8% और 2022-23 में जो वृद्धि दर है वह अनुमानित है 9.7%। तो आपको इन डेटा को ध्यान में रखना है। यह जरूरी नहीं कि 2022-23 का बजट पेश किया गया है इसका मतलब इसी का डेटा पूछ देगा, ऐसा नहीं है। इससे पहले का डेटा भी पूछ सकता है, 2021-22 का भी। और जो परीक्षा की स्थिति है बीपीएससी के, उसके मुताबिक तो अब लग रहा है जैसे दोनों बजट को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी चिंता की बात नहीं। जब आप पढ़ेंगे 2022-23 का बजट जो कल पेश हुआ, तो ऑटोमेटिकली इस बजट में 2021-22 के काफी डेटा दिए रहते हैं, क्योंकि बजट में हमेशा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इस नाते ऑटोमेटिक जब आप 2022-23 का बजट पढ़ेंगे तो 21-22 का बजट ऑटोमेटिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो सारी डेटा आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो आपने देखा आर्थिक वृद्धि दर 2.5 2020-21 में, 2021-22 में 9.8 अनुमानित है और 2022-23 में अनुमानित कितना है ग्रोथ रेट 9.7। अब आइए देखते हैं हम लोग राजकोषीय अभिविन्यास, फिस्कल जो मैनेजमेंट है उसकी क्या स्थिति है। तो यह भी बड़ा आसान है समझना। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोग चार्ट एंड ग्राफ के माध्यम से इसको देखेंगे। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यहां दिया हुआ है। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2020-21 में जो फिस्कल डिफिसिट था वो 4.82% और 2020-21 का डाटा 2021-22 में कितना अनुमान किया गया था फिस्कल डिफिसिट 2.97%। और अभी जो कल बजट पेश किया गया 2022-23 में, इसमें फिस्कल डिफिसिट कितना अनुमान किया गया है 3.47%। इन डेटा को आपको ध्यान रखना है, कम से कम 2021-22 वाला और 2022-23 वाला। 2022-23 तो बिल्कुल करेंट है, इसको तो आप ध्यान में रखेंगे ही। 2021-22 भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब आपको बजट भी पढ़ना है और वैसे भी 1 साल 2 साल पहले का डेटा भी पूछता है बीपीएससी में। तो आपने देखा किस तरह से चार्ट में बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। फिस्कल डिफिसिट घटा है 2020-21 के मुकाबले, 2021-22 में घटा है और 2022-23 में थोड़ा सा अधिक बढ़ा है जैसा दिखने में आ रहा है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 2021-22 एवं 22-23 के दौरान राज्य सरकार ने FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के दायरे में रहते हुए राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 4.82%, 2.97% एवं 3.47% रखा है, जो बिहार सरकार के फिस्कल प्रूडेंस को बतलाता है, फिस्कल मैनेजमेंट में समझदारी को बतलाता है। और जैसा मैंने कल वाले वीडियो में कहा था कि फिस्कल जो डिफिसिट है वो कितना होना चाहिए, उसकी क्या सीमा रखी गई है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो बिहार का है उसमें फिस्कल डिफिसिट की सीमा कितनी रखी गई है, तो निर्धारित सीमा 5%। 2020-21 में, 2021-22 में 4.5% एवं 2022-23 में 4% के अंदर।
तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं सॉरी 3.47 4% के अंदर है। और फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बिहार के तहत सीमा कितनी रखी गई है? 4% रखी गई है। स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा डेटा याद करें, कैसे याद करें, समझ में नहीं आ रहा है, ये सब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप 2020-21 और 2022-23 2021-22 और 2022-23 इन दो को ध्यान में रखें। इसमें सीमा क्या थी? 4.5%, इसमें सीमा 4%। और इसमें क्या रहा? ये फिस्कल डिफिसिट 2021-22 में क्या अनुमान किया गया? 2.97। 2022-23 में कितना अनुमान किया गया है? 3.47 अनुमान किया गया है। दो बातों को आप याद रखेंगे। अब ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट, जो आप लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट पेमेंट आपको देना पड़ता है, ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। तो वह कुल राजस्व प्राप्ति का कितना हिस्सा है? टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, मैंने कल बताया था वीडियो में, रेवेन्यू रिसिप्ट जो टोटल होता है राजस्व प्राप्ति, जिसमें टैक्स रेवेन्यू भी होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, तो उसमें उसका कितना % ब्याज भुगतान के रूप में खर्च करना पड़ता है? आइए देखते हैं इस चार्ट से। देखिए 2020-21 में 9.74% ब्याज भुगतान। कुल राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान का हिस्सा कितना? मतलब कुल जो आपको टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट होता है उसमें से कितना % ब्याज दिया गया? तो 2020-21 में 9.74%। और 2021-22 में कितना अनुमान है? 7.79%। और 2022-23 में जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट होगा उसमें उसका कितना % ब्याज भुगतान के रूप में जाने का अनुमान किया गया है, खर्च होने का अनुमान किया गया है 2022-23 में, जो कल बजट हुआ, पेश हुआ, तो 8.29%। याद रखिए। क्लियर? अब राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को जरा देख लें कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट राज्य में हो रहा है, राज्य सरकार को, उसका क्या ट्रेंड है, कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। तो देखिए 2020-21 में जो रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, अर्थात कर लगाकर भी सरकार को आय प्राप्त होती है, बिहार सरकार को या केंद्र सरकार को, जो भी हो, और उसी तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू, अर्थात जो आप कर्ज देते हैं उससे कुछ आपको जो ब्याज में मिलता है, या फिर आपका सरकारी इकाई है, बिहार सरकार की इकाई है, उससे जो फायदा होता है, आय होता है, या शुल्क लगाती है, फी लेती है, उससे जो आय होता है, तो गैर कर आय, तो दोनों मिलाकर राजस्व प्राप्ति होती है। तो देखिए 2020-21 में जो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है 1,28,168, और 2021-22 में के बजट अनुमान में यह रेवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्ति का कितना अनुमान किया गया था? 1,86,267 करोड़। और 2022-23 में जो अनुमान किया गया, 2022-23 के बजट में जो कल पेश किया गया, उसमें कितना रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त होने का अनुमान किया गया? 1,96,704 करोड़ रुपए। तो कहने का मतलब क्या है? प्रवृत्ति बढ़ने की प्रवृत्ति है, सरकार की आय बढ़ रही है। बस यही बात तो समझना है, इसमें और कुछ ऐसा क्या है, कुछ खास नहीं है। देख रहे हैं आप 2020-21 के मुकाबले 2022-23 में रेवेन्यू रिसिप्ट आय की प्राप्ति में, राजस्व प्राप्ति में 53.5% का उछाल अनुमानित है। मतलब इतना अधिक आय 2020-21 के मुकाबले 2022-23 में जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, राजस्व प्राप्ति अर्थात सरकार को जो आय होने वाली है उसमें वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है? क्या मतलब अनुमानित है, इतना होने का अनुमान है। कितना? 53.5%। अब आइए देखते हैं। अब ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट का जो डेटा है, ये डेटा आप ये वाला थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बाकी के लिए परेशान नहीं होंगे आप, राइट। और यह ट्रेंड याद रखेंगे कि राजस्व प्राप्ति धीरे धीरे बढ़ रहा है बिहार में। जो स्रोत है जो इनकम का, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा इनकम पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले लगातार इनकम बढ़ रहा है। बस इतनी बात को समझना है। अब राजस्व संग्रह की संरचना, मतलब कहां से कितना रुपया मिलता है या मिलेगा सरकार को, इस संबंध में भी अनुमान करती है। बजट क्या है? बजट तो बेसिकली अनुमान है कि भाई इतना खर्च होगा और इतना आय होना है, यही तो है बजट, इसी को तो बोलते हैं। तो कहां कहां से कितना पैसा आना है, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ देखिए एक पाई चार्ट बनाया गया है।
इसमें देखिए ब्लू कलर है, केंद्रीय करों में राजस्व का हिस्सा। केंद्र को जो करों से आय प्राप्त होती है उसमें से प्रत्येक राज्य को वह पैसा देती है ना। आप जानते होंगे इकोनॉमिक्स का, अगर बेसिक्स जरा भी पढ़े होंगे तो बिहार को कितना, टोटल जो बिहार को राजस्व प्राप्ति होगी उसमें से 46% जो है वह केंद्र सरकार अपने कर में से देगी। अर्थात बिहार सरकार को जो कुल राजस्व की प्राप्ति होनी है उसका 46% उसको केंद्र सरकार अपने कर में से देगी। देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है। फिर देखिए केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, रेड वाला, अर्थात ग्रांट इन एड जो बिहार सरकार को मिलेगा, तो राजस्व प्राप्ति जो जितनी टोटल राजस्व प्राप्ति जो बिहार सरकार को होनी है उसका 30% वह भी क्या है, बेसिकली ग्रांट भी तो एक तरह की आय ही आप मानेंगे। तो राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि जो 30% है, राजस्व प्राप्ति का 30% वह बिहार सरकार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड के रूप में मिलेगा। याद रखना है इसको ध्यान से। और केंद्र अपने कर में से 40% देगा। बाकी राज्य का अपना कर राजस्व देखिए ग्रीन वाला है, कितना, कुल प्राप्ति का 21% कर राजस्व टैक्स से वसूलेगी बिहार सरकार। और क्या हो गया, राज्य का अपना कर भिन्न राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर के अलावे भी तो जैसा मैंने कहा सरकार को आय होती है, प्राप्त होती है फी से, शुल्क से, विभिन्न माध्यम से, वह कितना है, 3% है। तो टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार को होना है उसमें से केंद्र सरकार अपने कर में से कितना देगी, कर में से जो देगी वह बेसिकली इसके कुल राजस्व प्राप्ति का 40% होगा। अनुदान जो देगी केंद्र सरकार बिहार सरकार को वह इसके कुल राजस्व प्राप्ति का 30% होगा। कर से राज्य को खुद अपने कर से जो हिस्सा मिलेगा, राज्य अपने राज्य में जो कर लगाती है उससे जो मिलेगा वह कुल राजस्व प्राप्ति का कितना, 21%। और कर भिन्न राजस्व से कितना, 3%, कुल राजस्व प्राप्ति का 3%। यही है राजस्व संग्रह की संरचना। तो इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। एटलीस्ट केंद्र सरकार से जो 40% मिल रहा है, 30% मिल रहा है ग्रांट इन एड, और टैक्स से जो आय मिल रहा है, कम से कम ये दो को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए क्या है, क्षेत्रवार व्यय संरचना। मतलब सरकार बजट में क्या करती है, बजट में कितना हमें आय होना है और कितना हमको व्यय करना है, खर्च करना है। यही तो बजट, इसी को तो बजट बोलते हैं, जिसको फाइनेंशियल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण भी बोलते हैं। तो क्षेत्रवार व्यय संरचना, बिहार सरकार जो बजट बनाई है उसमें कहाँ कहाँ कितना वो खर्च करेगी, यह पहले ही तय, मतलब एक अनुमानित रूप से तय कर लिया जाता है। तो देखिए सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस पर जो टोटल खर्च होना है उसका कितना होगा, 41% खर्च कर रही है। अर्थात यहाँ यह भी समझना है कि सबसे अधिक किस क्षेत्र में सरकार खर्च करने जा रही है, सोशल सेक्टर में, सोशल सर्विस में 41%। उसके बाद सामान्य सेवाएं, कॉमन सर्विसेज पे कितना, 28% खर्च करने जा रही है। लोक ऋण, पब्लिक डेट पर कितना, 6%। इकोनॉमिक सर्विसेज, आर्थिक सेवा जो राज्य प्रदान करेगी वह उसमें उस पर 25% बजट का खर्च करेगी। यही तो आपको समझना है। आप ऐसे देखिए, यहाँ पे थोड़ा पढ़ भी लीजिए तो अच्छा रहेगा। बिहार बजट 2022-23 की प्रमुख प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज, आर्थिक विकास एवं गति देने के साथ साथ लोक कल्याण है, इकोनॉमिक क्या है, डेवलपमेंट है, और पब्लिक वेलफेयर, यही दो इसकी प्रायोरिटीज है। तो आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत व्यय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय वर्ष 20-21 की तुलना में बढ़ाया गया है, कितना, 74.54%। यह डेटा अकारण रट रट के परेशान नहीं होना है, बस समझना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है 2020-21 के मुकाबले 2022-23 में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब है कि सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा रही है, यह अच्छा संकेत माना जाता है। अच्छा, इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कितना है, प्रावधान 45,735 करोड़ रुपए। ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2022-23 में कितना रखा गया है, 45,735 करोड़, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 74.54 ज्यादा है। अर्थात सरकार चाह रही है अर्थव्यवस्था को फैलाना, एक्सपैंड करना, अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना। तो अब क्या है, आर्थिक क्षेत्र में कितना खर्च करेगी,
60,591 करोड़, जन कल्याण हेतु, पब्लिक वेलफेयर हेतु, सामाजिक सोशल सेक्टर में कितना खर्च करेगी? 96,255 करोड़। सोशल सेक्टर वाला ध्यान रखिए, सबसे अधिक इसी पर खर्च हो रहा है, और यह कितना है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का? 41% है। कॉमन सर्विस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना? 28% खर्च किया जाएगा। आर्थिक सेवा पर कैपिटल एक्सपेंडिचर 45,735 करोड़ रुपए का 25% खर्च किया जाएगा। पब्लिक डेट पर 6% खर्च किया जाएगा। यही समझना है आपको। पूरे बजट का 67.37% विकासात्मक व्यय के रूप में प्रावधानित है। अर्थात जो पूरे बजट का जो आप कह सकते हैं जो खर्च होना है, उसमें से विकासात्मक व्यय, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो होगा, वह बेसिकली पूरे बजट का कितना परसेंट? 67.37%। और स्कीम पर जो राज्य सरकार व्यय करेगी वह 1 लाख करोड़। इस डेटा को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। स्कीम व्यय पर 1 लाख करोड़ खर्च करेगी। अब आइए आगे और देखते हैं। आप आई होप कि समझ रहे होंगे क्या है स्थिति। कुल व्यय की प्रवृत्ति, तो कुल व्यय कितना था 2020-21 में? टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 1,65,696 करोड़। 2021-22 में कितना अनुमान किया गया है कुल खर्च का? तो 2,18,303। और 2022-23 में बजट अनुमान क्या है किस बात का? कुल खर्च का। कुल खर्च, यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ पूंजीगत व्यय की बात नहीं हो रही है, कुल खर्च की बात हो रही है। तो कुल खर्च 2021-22 में कितना? 2,18,303 करोड़, और 2022-23 में 2,37,691। यही है इस बार के बजट का आकार। यही बजट पेश किया गया है। अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो घबराना नहीं है, बल्कि समझ जाना है बात को कि बजट का आकार हमारा 2022-23 में इतना है, 2,37,691 करोड़, जो 2021-22 से ज्यादा है। 2 लाख, उसमें 18,303 मात्र था। आप देख रहे हैं ना, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, बजट के आकार में, कुल व्यय में। तो आप इस डेटा को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, या फिर आप 2,37,691 में से 2,18,303 घटा देंगे, तो जो आएगा उतनी बढ़ोतरी हुई है, व्यय में उतना बढ़ा है। इतना काम आप कीजिए अपने से, ताकि आपको याद रहे। अब आइए देखते हैं डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को अब नहीं माना जाता है मॉडर्न बजट में और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, क्योंकि जो गैर विकासात्मक, अर्थात जिसको माना जाता है कि जिस खर्च से विकास नहीं होना है, वास्तव में उससे भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से विकास में उसकी भूमिका रहती है। लेकिन बिहार सरकार अभी भी पुराने इस पारंपरिक ये टर्म को लेकर चल रही है, विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय। तो चलिए इसको भी जरा देख लें। तो 2020-21 में जो क्या था, विकासात्मक व्यय 1,12,122 करोड़ था, और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कितना था? 53,574। वह अब विकासात्मक व्यय में वृद्धि हुई है 2021-22 में। बजट अनुमान कितना है? 1,52,267 करोड़। नॉन डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें भी थोड़ी वृद्धि हुई। और 2022-23 का देखिए, इसमें जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है वह कितना है? 1,60,140 करोड़, और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर 77,551 करोड़। अर्थात डेवलपमेंट पर, विकास पर लगातार खर्च बढ़ रहा है। इस प्रवृत्ति को आपने देखा, इस बात को समझिए। स्टेटमेंट के माध्यम से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उत्तर दे पाए, इसलिए इस बात को भी समझिए। डेटा आंख मूंद कर रट मत लीजिएगा, सब ये सारे डेटा नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी इस बात को समझना जरूरी है कि विकासात्मक व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। अब क्या है, पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में विकासात्मक व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? तो जो डेटा जो आप खोजेंगे बजट में, कहीं दिया है कि नहीं, कहाँ दिया है, पेपर में भी नहीं दिया, कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं। आप खुद 1,60,140 करोड़ में से 1,52,267 करोड़ घटा लीजिएगा, तो जो आएगा उतनी ही बढ़ोतरी हुई है विकासात्मक व्यय में। कितना आसान है इसको निकाल लेना, समझ रहे हैं ना बात? तो आप इस तरह से खुद भी आंसर निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर डेटा आपको बजट में या पेपर में मिल जाए, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन बनाता है, तो आप समझिए इस बात को, बड़ी आसानी से आप समझकर और खुद भी उत्तर निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने बताया था केंद्रीय बजट
कि जब मैं चर्चा कर रहा था अपने वीडियो में तो मैंने बताया था कि राजस्व व्यय जो होता है वह डे टू डे में जो खर्च होता है उसके लिए होता है, उसको नहीं रोका जा सकता है। और पूंजीगत व्यय जो होता है वह कैपिटल एक्सपेंडिचर, वह बेसिकली अर्थव्यवस्था के विकास में उसकी विशेष भूमिका होती है, क्योंकि उसके माध्यम से हम एसेट तैयार करते हैं और जिसका आगे भी हमें फायदा मिलता है। तो देखिए, ये जो है राजस्व व्यय है, यह लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 में कितना है? 2000 कितना है? 1,39,493 करोड़। 2021-22 में कितना खर्च होने का अनुमान है? राजस्व व्यय 1,77,071 करोड़। और 2022-23 में जो राजस्व व्यय का अनुमान किया गया है बजट में, वह 1,91,957 करोड़। तो लगातार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती दिख रही है ना? स्पष्ट दिख रहा है 2020-21, 2021-22, 2022-23। ठीक वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। देखिए 26,203 करोड़ 2020-21 में था। 2021-22 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह 41,231 करोड़ था। और 2022-23 में यह बढ़कर कितना हो गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर? 45,735 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, और आपको इसको भी, और आसान है ये, 41,231 करोड़ और 45,000, 4 करोड़ समथिंग बढ़ोतरी हुई है पूंजीगत व्यय में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और चूंकि 2021-22 और 2022-23 दोनों बजट इस बार इंपॉर्टेंट हो गया है, चूंकि एग्जाम का डेट बढ़ता गया है और बहुत लोग इस चिंता में है कि क्या करें, सिर्फ नया बजट पढ़ें या पुराना पढ़ें। तो क्या हर्ज है, आप नया वाला तो पढ़ेंगे ही, और उसी में आपका 2021-22 का बजट भी पढ़ लेंगे, क्योंकि जब नया पढ़ते हैं तो पुराने वाले बजट का डेटा भी उसमें देता है। तो क्या हर्ज है, दोनों को देख लें, इसी माध्यम से आपको डेटा याद भी रहेगा। तो इसको ध्यान रखें। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2022-23 में अनुमान किया गया 45,735 करोड़, और इससे थोड़ा कम 400 कुछ करोड़ कम 41,231 करोड़ 2021-22 में। तो स्पष्ट है, ऐसे आप देखिए, आपको याद भी होगा। चलिए अब देखिए लोक ऋण की प्रवृत्ति। तो लोक ऋण पब्लिक डेट जो सरकार खर्च जो करती है, पैसा जब कम पड़ता है तो क्या करेगी सरकार? तो कर्ज तो लेगी ना। तो कुल लोक ऋण पब्लिक डेट जो अनुमानित है 2022-23 में, वो कितना है? 40,756 करोड़ अनुमानित है। आप थोड़ा सा इस डेटा को ध्यान में रखेंगे, बिना घबराए हुए, बिना नर्वस हुए। क्लियर? अब और यह जो है 2022-23 में कुल बकाया देनदारियां हैं 2.88 लाख करोड़, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 38.66% है। और FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट अधिनियम के अंतर्गत लिमिट कितना फिक्स किया गया है ऋण का? 40.80%। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो जो ऋण है लोक ऋण, वह सकल घरेलू उत्पाद का 38.66% मात्र है, जबकि लिमिट 40.80% है, अर्थात लिमिट के अंदर है बिहार सरकार। भले ही बकाया देनदारियां जो उसको देना है, मतलब जो उसको लौटाना होगा, जो पैसा, जो ऋण, वह जो तय किया गया है उसकी सीमा ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40.80% उससे कम है, अर्थात 38.66% ही है। कब? वित्तीय वर्ष 2022-23 में। मतलब अनुमान है कि बकाया देनदारी जो होगा, जो बकाया है, जो देना पड़ेगा, वह कुल सरकार के कुल जीडीपी का, मतलब बिहार सरकार के कुल जीडीपी का मात्र 38.66% होगा। और यह लिमिट के अंदर है, क्योंकि लिमिट FRBM एक्ट में 40.80% तय किया गया है। बस यही तो समझना है, कौन सा बहुत बड़ा इसमें तीर मारना है। इसी को ग्राफ से दिखलाया है। देखिए आप 2020-21 में लोक ऋण 35,915, 2021-22 में थोड़ा कमा 31,805 करोड़, और 2022-23 में जो लोक ऋण का अनुमान कितना है? 40,756। ये है स्थिति। अब यह कितना परसेंट बनता है स्टेट के कुल जीडीपी का? बिहार सरकार के कुल जीडीपी का 2020-21 में 36.73%, 2021-22 में 38.56%, और 2022-23 में 38.66%। थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिएगा, नहीं भी रखिएगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। शायद ही ऐसे प्रश्न पूछे, यह यूपीएससी की औकात नहीं है, यह
यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में इतना डीप में पूछता है, लेकिन खैर मैंने सेफ साइड के लिए आपको बोल दिया। अब आइए, अब क्या है, एक महत्वपूर्ण आपको बात ध्यान रखना है। जैसे पूछता है कि बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पर आधारित है, इनमें से कौन उन 6 सूत्रों में शामिल नहीं है, ऐसे प्रश्न बना सकता है। तो इसके लिए आपको इन 6 सूत्र को याद रखना है। एग्जाम में आपको मात्र 4 सूत्र ही देगा, बल्कि 3 सूत्र देगा और चौथा सूत्र कुछ और लिख देगा। और पांचवा में तो यहाँ बिहार में है इनमें से एक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से कुछ देता है ऑप्शन। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। अभी मैं बजट प्रावधान मतलब किस सेक्टर में कितना पैसा एलोकेट किया गया, मैं इसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अपने आप में इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इन छहों को ध्यान रखेंगे। कौन 6 सूत्र हैं? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उद्योग में निवेश है, कृषि और एलाइड एक्टिविटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे रूरल हो या अर्बन हो, और वेलफेयर है। इन 6 सूत्रों को ध्यान में रखेंगे ताकि क्वेश्चन पूछे इन 6 सूत्र पर कि निम्नलिखित जो बिहार बजट जो 22-23 जो 6 सूत्रों पर आधारित है, उनमें से इनमें कौन शामिल है या शामिल नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। अब आइए कि किस सेक्टर में कितना सरकार एलोकेट की है, आवंटित की है पैसा खर्च करने के लिए। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना? 16,134 करोड़, शिक्षा में 39,191। यहाँ स्पष्ट रूप से एक बात क्या ध्यान देना है आपको? ध्यान देना है कि शिक्षा में सबसे अधिक खर्च किया जाएगा, सबसे अधिक पैसा दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि इन 4 में से निम्न में से किस पर सबसे अधिक आवंटित किया गया है राशि बिहार बजट 2022-23 में? तो शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा स्थान देख रहे हैं क्या है? आधारभूत संरचना पर 29,749 करोड़ रुपए। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या है? उसके बाद है स्थान स्वास्थ्य का 16,134 करोड़ रुपए। तो यह क्रोनोलॉजी भी थोड़ा याद रखेंगे आप। ठीक है, इन 6 सूत्रों में सबसे अधिक या ऐसे भी सबसे अधिक शिक्षा पर खर्च किया गया है, मतलब सबसे अधिक एलोकेट किया गया है, आवंटित किया गया राशि खर्च करने के लिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसके बाद स्वास्थ्य पर। और आंख मूंद कर ये सारे डेटा रटने की जरूरत नहीं है, शिक्षा वाला ध्यान रखेंगे क्योंकि सबसे अधिक है ये। तो अपने आप में यह क्वेश्चन बनता है। चूंकि स्वास्थ्य काफी चर्चा में रहता है तो स्वास्थ्य वाला भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। और एग्रीकल्चर चूंकि हमारे बिहार अर्थव्यवस्था की रीढ़ का हड्डी है तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। कहानी खत्म, इसको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं आगे क्या है। अब आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत आप जानते हैं 7 निश्चय है। अब यहाँ पे है कि सातों निश्चय में जो अलग अलग 7 प्रोग्राम है, स्कीम है, उस पर कितना कितना सरकार करेगी खर्च, वह इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप एक ऐसे देख लीजिए 2022-23 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत टोटल कितना आवंटित किया गया है? 5,000 करोड़। यह सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपको बनता है। अर्थात जो 7 निश्चय 2 है उस पर कुल खर्च कितना आवंटित करने का मतलब कितना पैसा आवंटित किया गया है इस बजट में 2022-23 में 7 निश्चय 2 पर के अंतर्गत जो भी स्कीम है उस पर कुल खर्च कितना होगा, या यूं कहिए कुल पैसा कितना आवंटित किया गया है? 5,000 करोड़। अब इसके अंतर्गत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यह एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो इस पर 1153 करोड़ है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, इस पर कितना रुपया एलोकेट किया गया? उसी 5,000 में से, कुल मिलाकर 5,000 है। तो सशक्त महिला, सक्षम महिला, चूंकि बात महिलाओं की है, आप इससे कट नहीं सकते, बच नहीं सकते। तो थोड़ा सा इस डेटा को 9 से करोड़, आसान भी है याद रखना, इसको याद रखेंगे कि सशक्त महिला, सक्षम महिला जो स्कीम है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत, उस पर सरकार, उसके लिए सरकार कितनी राशि आवंटित की है 2022-23 के बजट में? तो 9 से करोड़। अब हर खेत तक सिंचाई का पानी, इस पर कितना? 600 करोड़। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इस पर कितना? 847 करोड़। इसको भी स्वच्छ गांव, चूंकि रूरल एरिया वाली बात है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। स्वच्छ शहर विकसित शहर, इस पर कितना खर्च कितनी राशि आवंटित की गई इस पे, इसके लिए? तो 550 करोड़। सुलभ संपर्कता, मतलब आसानी से संपर्कता करने का मतलब कहीं ना कहीं आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन। तो यह ट्रांसपोर्टेशन पर बिहार का काफी जोर रहता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देखेंगे कि कितना इस पे कितनी राशि आवंटित की गई? 450 करोड़। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, उस पर 500 करोड़ दिया गया है। अब जो डिफरेंट स्कीम है, स्कीम व्यय आपने ऊपर देखा होगा, आप सोच रहे होंगे स्कीम व्यय क्या होता है? कुछ नहीं, जो डिफरेंट स्कीम्स है उस पर कितनी कितनी राशि आवंटित की गई है
कुल राशि वहां दिया गया है, यहाँ पे उसको तोड़ के बताया गया है किस स्कीम के लिए कितनी राशि है। तो आंख मूंद कर सारे 25-50 स्कीम के प्रत्येक पर कितना राशि आवंटित किया गया इस बजट में 2022-23 के बिहार बजट में, उसको रटने की जरूरत नहीं होती है। ध्यान से देखिए कौन स्कीम इंपॉर्टेंट है और तब उसके अनुसार सोचिए कि हमको क्या याद करना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान पर 15,683 लगता है, सबसे अधिक पैसा इस पे गया है, तो इसको आपको बिल्कुल देख लेना चाहिए। ठीक है, लगता क्या है बल्कि स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि बाकी जो देख रहे हैं वो राशि इसके मुकाबले काफी कम है। अब देखते हैं और किस किस स्कीम में कितना पैसा खर्च। सबके लिए आवास, प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 5,014 करोड़, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा सुपोषण समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं, NRHM सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवा राष्ट्रीय मनरेगा 2500 करोड़, इसको थोड़ा सा, मनरेगा बहुत हाईलाइटेड स्कीम है तो इसको ध्यान रखना, बड़ा आसान है 2500 करोड़ याद रखना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह बिहार का ये बिहार में काफी हाईलाइटेड रहता है, तो इसको आपको ध्यान रखना 1980 करोड़। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, NDB से नाबार्ड से ऋण, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल संसाधन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसको थोड़ा ध्यान देखना है 700 करोड़ रुपए इस पे, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बृहद सड़कें, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, केंद्रीय सड़क निधि, कृषि बाजार का विकास, सबके लिए आवास, अनुसूचित सबके लिए आवास, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, सबके लिए आवास बहुत इंपॉर्टेंट इशू रखता है अक्सर। अनुसूचित जाति पुलिस भवनों का निर्माण, अभियंत्रण महाविद्यालय, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, आपातकालीन कोशी बाढ़, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, इससे इस पर इसको थोड़ा सा देख लेना है। पंचायत सरकार भवन, तो इस तरह से आपको, आपने देखा 34 स्कीम दिखा रहा है, 34 क्या बल्कि और है, लेकिन इसमें आप फिलहाल 34 में आपको यही 3-4 थोड़ा सा देख लेना है, अलग लिख लीजिएगा और उसको नोट्स बना लीजिएगा और बस। अब देखिए बाकी में कौन सा है, इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति, वजीफा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन 2, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन आंगनबाड़ी, मुख्यमंत्री साइकिल योजना नहीं, राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन, विद्यालय हवाई अड्डे के निर्माण, राष्ट्रीय पर्यटकीय संरचनाओं का विकास, सभी सरकारी समितियां, खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण, पटना मेट्रो रेल, एग्जैक्टली पटना मेट्रो रेल पर इस साल के 2022-23 के बजट में कितना, 150 करोड़, इसको थोड़ा सा, चूंकि बहुत चर्चित है और चर्चा में अभी रहेगा तो ध्यान रखना। उद्यान विकास योजना, इंजीनियरिंग पर्यटकीय विकास, आंगनबाड़ी, औषधीय पौधा संबंधी मिशन, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हांसमेंट, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा के रूप में पूंजी इतना। तो इस तरह से आपने देखा कि जो इतने स्कीम्स हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 स्कीम पर कितना अलॉट किया गया, यही तो आपको पढ़ना था, यही तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो बहुत मुश्किल नहीं है। आप अलग से लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे और आपको याद हो जाएगा, 102 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ और चार्ट के माध्यम से मैंने यह वीडियो बनाया। वैसे कल रात में मैंने लगभग 2 बजे के आसपास जो बिहार बजट 2022-23 है उसके हाइलाइट्स को मैंने एक्सप्लेन किया था, उस पर वीडियो तैयार किया था, वो मैं अपलोड कर चुका हूं। और ये जो है बजट, बिहार बजट ही है, इसको ग्राफ एंड चार्ट के माध्यम से मैंने जो महत्वपूर्ण डेटा है जो आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए, सीडीपीओ एग्जाम के लिए याद रखना चाहिए, मैंने सिर्फ उसी को हाईलाइट किया है और समझाने की कोशिश किया है। आप भी इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा समय देंगे और हो सके तो अलग लिख लेंगे। वैसे मैंने इसका पीडीएफ, कल वाले वीडियो का भी पीडीएफ और इसका भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी टिप्स विद संजय में मैं इसका पीडीएफ मैं इसको डाल दूंगा, आप वहां भी इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, न अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। प्लीज कोऑपरेट में, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां तक हो सके आपकी मदद करूं, आप भी मुझे कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।